पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, माननीय अमित शाह जी की लीडरशिप में एनडीए सरकार ने आज ही के दिन राज्यसभा में जो बिल प्रस्तुत करके आर्टिकल 370 और 35A दोनों को एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटोरीज बने और उसमें लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी विशेष रूप से बनाने को लेके लद्दाख के लोग बहुत खुश हैं। पिछले 1 साल से ये जश्न मनाते आ रहे हैं और आज 1 साल जो गिराने के दिवस भारतीय जनता पार्टी लेके हेडक्वार्टर पे कार्यकर्ता लोग, लीडर लोग यहाँ पे एकत्रित होके हम ज़ोर शोर से इसको मना रहे हैं। कोरोना वायरस के पेंडेमिक के वजह से, लॉकडाउन के वजह से हम ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, लेकिन हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके सोशल डिस्टेंस, फेस मास्क, जितने भी SOP और प्रोटोकॉल से सबको मेंटेन करते हुए हमने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम का आयोजन किया। और इस प्रोग्राम में हमारे माननीय लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन साहब से लेके भारतीय जनता पार्टी के जो ज़िला अध्यक्ष से लेके सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आज के दिन मैं पूरे लद्दाख वासियों को एक बार फिर से बधाई देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। और पिछले 1 साल में जो ऐतिहासिक चेंजेस जो लद्दाख में आए, यूनिवर्सिटी के शेप में, मेडिकल कॉलेज के शेप में और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के शेप में, उसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्वरिकपा के शेप में, उसी तरह बहुत से जो विकास के कार्य जो है लद्दाख में हुआ है। बहुत ज़ोर शोर से लद्दाख में जो प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासन, UT एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, आगे भी करें। और पहले हमारे जो ज़िला, चाहे लेह हो, कारगिल हो, दोनों को काम करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं देते थे। जम्मू कश्मीर सरकार दोनों ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को 55 करोड़ के हमें बजट देते थे। आज पिछले जो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें 5100 करोड़ हमें मिला और इस वित्त वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर में 5958 करोड़ का जो है हमें बजट मिला है। यानी कि दोनों फाइनेंशियल ईयर मिला के इसी 1 साल में हमें 11000 करोड़ का राशि जो है लद्दाख को मिला है। अब इस 11000 करोड़ के राशि में से हमने दोनों लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को, चाहे लेह का हो, कारगिल का हो, 223 करोड़ हमने दोनों को दिया। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव पॉलिसी को आगे ले जाने के लिए हमने 250 करोड़ दोनों को दिया। उसी तरह बजट के बंटवारे में हो या किसी भी क्षेत्र में जो है लेह, कारगिल जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट इक्वली आगे बढ़ रहा है आज। तो ये खुशी जो है, इसी तरह हमारा बहुत सारे अचीवमेंट है, संक्षेप में नहीं गिन पाऊंगा, इसके लिए पूरा 1 दिन लगेगा। तो मैं शाम तक, अभी मैंने जिस तरह अपने स्पीच में कहा, शाम तक हम एक PPT के ज़रिए ये रिलीज़ कर रहे हैं। तो पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी से मेरा अनुरोध है, उस PPT को लेके आप आगे ले जाइए। उससे पूरे लद्दाख वासियों को, देशवासियों को पता चलेगा कि लद्दाख ने क्या पाया है पिछले 1 साल में। और ये आज का दिन जो है लद्दाख के इतिहास में, इन्हें केवल भारत के इतिहास में एक सोनेरी अक्षरों में लिखने वाले एक ऐतिहासिक दिन है। और इस दिन पे शुभकामना जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेके पूरे हिंदुस्तान के वासियों का और लद्दाख के वासियों को विशेष रूप से हम देना चाहते हैं। और इस UT को हासिल करने में बाकुला रिम्पोचे जी हो, माननीय का थुप्तान सेवांग जी हो, माननीय छिरिंग दोरजे लकरुक जी हो, उनकी लीडरशिप और उनकी कृपा जो है लद्दाख वाले कभी नहीं भूलेंगे। ये उन्हीं का दिन है। उसी तरह मावांग दोरजे स्तोप्तान टशिया अंशुगा और सोंडूस 5 लोगों ने जो बलिदान दिया, उनके कृपा से लद्दाख को ये UT हासिल हुआ है। सर, ये कारगिल में ब्लैक डे मना रहा है और इसका थोड़ा संक्षेप में आप बताएंगे। ये जो है पूरे कारगिल का आवाम के ब्लैक डे में इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा गौर जाके देखना होगा। कारगिल के किसी भी मुलाजिम से आप पूछिए क्या ब्लैक डे मना रहे हैं? नहीं, क्योंकि हर मुलाजिम को UT के साथ 10% का SDA मिला है, 7 पे कमीशन के बेनिफिट्स मिला है, एजुकेशन अलाउंसेस उनके बच्चों को मिल रहा है। तो मुलाजिम क्यों ब्लैक डे मानेंगे UT को लेके? पहले नहीं मिलते थे। उसी तरह पुलिस फ्रेटर्निटी से आप पूछिए, पहले क्या था? श्रीनगर ले जाते थे, बम बंदूक के बीच उनको तैनात करते थे। UT आने के बाद लद्दाख पुलिस अलग से बने। UT मिलने के बाद कश्मीर में जाने का नौबत ही हमने खत्म कर दिया। तो क्या इसलिए ब्लैक डे मानेंगे? वहाँ के स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से पूछिए, स्कॉलरशिप में पहले कितना घोटाला होते थे। आज डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट लाइन DBTL के जरिए हर स्टूडेंट के अकाउंट में
स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो क्या इसलिए ब्लैक डे मानेंगे? आवाम से पूछिए, फार्मर से पूछिए, गरीब से पूछिए, गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम से हम यहाँ बैठ के एक एक को मॉनिटर कर रहे हैं। इसी लॉकडाउन के कारण गरीब कल्याण योजना आप उठाइए, सिलेंडर पहुँचाया हमने हर गरीब के अकाउंट में 1000 रुपये पहुँचाया, रजिस्टर्ड लेबर के अकाउंट में पिछले 4 महीने में हमने 4000 पहुँचाया, और भी हम पहुँचाएंगे, तो क्या इसलिए ब्लैक डे मानेंगे? तो इससे ये पता चलता है कारगिल के आवाम जो है यूटी से ना खुश नहीं है, खुश है। लेकिन ये बात सच है, धारा 370 हटने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का आशीर्वाद लद्दाख से हट गया, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला कहाँ जाएंगे? इसलिए वो ब्लैक डे मानेंगे। कांग्रेस पार्टी ले में कुछ और बात करते हैं, कारगिल में कुछ और बात करते हैं। पिछले यूटी मिलने के बाद पिछले साल आपने देखा टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रिक्सिन जोरा साहब ने यूटी के फेवर में स्टेटमेंट दिया। आज उन्हीं के वर्किंग प्रेसिडेंट असगर अली करबलाई साहब यूटी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि उनको यूटी मिलना ना मिलना, विकास होना ना होने से मतलब नहीं है। उनको आने वाले काउंसिल इलेक्शन में, चाहे लेह में हो कारगिल में हो, अपने सत्ता कैसे जमाए, इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए मैं क्लियर शब्दों में कहता हूँ, कारगिल में जो ब्लैक डे का जो प्रेस रिलीज आया, वो सिर्फ 2 पार्टी के कुछ लोगों का ये उनका जो ओपिनियन है। कारगिल के आवाम यूटी से नाखुश नहीं है। सर, जॉब सिक्योरिटी को लेकर लद्दाख के अंदर अनएम्प्लॉयड यूथ्स का काफ़ी खदशा है, और साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि कारगिल में आईएनसी और एनसी जो है ब्लैक डे मना रहे हैं, लेकिन एनसी भाजपा के साथ हिल काउंसिल में सत्ता में है, क्या कहेंगे? आपने 2 सवाल किया, एक जॉब सिक्योरिटी को लेकर, ये जेन्युइन बात है, हम इसके समर्थन में हैं, हम इनके विपक्ष में कभी नहीं, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। हमें पता है यूटी मिला, उसका सेलिब्रेशन हमें करना चाहिए। हाँ ठीक है, यूटी में 1-2 चीज़ जो कमी रहे होंगे वो हम भी देख रहे हैं, वो भी हम आने वाले दिनों में वो ठीक कर रहे हैं। डोमिसाइल लॉ मैंने पूरे लद्दाख वासियों के सामने एश्योरेंस दिया, आने वाले 15-20 दिन में हम डोमिसाइल लॉ ला रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे और क्या कमी रह रहा है, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग स्टेज है, न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, तो पहले आपको पता नहीं चलेगा, 3 साल के बाद एक बार फिर आपको पता चलेगा और क्या करने की जरूरत है, वो भी हम करेंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी 370 हटाने का जो हिम्मत रखते हैं, लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी देने की हिम्मत रखते हैं, वही सरकार जो है डोमिसाइल लॉ भी कर सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, लैंड सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। और वो मैं एक बार फिर से आश्वासन देता हूँ पूरे लद्दाख के आवाम को, आने वाले 1-2 महीने में ये सारा हम ठीक करेंगे। जॉब को लेके मैंने अभी स्पीच में भी कहा, आने वाले दिनों में 6471 वैकेंसीज पोस्ट जो है हम एडवर्टाइज कर रहा है, क्योंकि ये बात सच है, यूटी मिलके हमें 1 साल हुआ। किसी परिवार अगर घर बनाएगा, घर कंप्लीट करने में भी 2-3 साल तो लगता है, कोई शादी ब्याह करेगा, सेटल करने में 1-2 साल लगता है, तो सेम थिंग है, यूटी मिलने से भी इसको सेटल डाउन होने में, सक्षम करने में 1-2 साल लगेगा। और आपने कहा कारगिल एनसी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है एनसी पार्टी ऑफिशियली क्या स्टैंड है। मैंने कहा कारगिल काउंसिल को ले काउंसिल के बराबर का पैसा हमने दिया है, हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। 223 करोड़ का हमने बजट किया, दिया। मोदी पॉलिसी में हमने 250 करोड़ का हमने पैसा दिया। फिर भी अगर आप कहें कि हमें डिस्क्रिमिनेशन है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, मेडिकल ठीक नहीं है, वो कौन करेगा? कारगिल के काउंसिल ने ही करना है ना। तो कारगिल के काउंसिल में बैठ के कहा बोल रहे कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी बाहर जाके बोल रहे कि काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये जो है पार्टी और गवर्नेंस अभी दोनों एनसी चला रहे, तो उनको थोड़ा सीरियस होके जो है 2 बातें नहीं करना चाहिए। हमने पैसा दिया, उसको खर्चा करना चाहिए। अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन से और से सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और यूनियन टेरिटोरी हमेशा उनके साथ उनको काम करना चाहिए, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। सर, अच्छे दिन में सबसे अहम जो है यूटी आ गया, तो यूटी के साथ लद्दाखियों का कुछ एक और मांग था कि लद्दाखी चाहते थे कि जो भी यहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन जो बने लद्दाखी खुद बने। अभी जो भी बन रहा है दिल्ली से बन के आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। लोगों का कहना है सर, लोग कुछ भी कहे, और खासकर ओपोजिशन पार्टी आने वाले काउंसिल इलेक्शन को देख के कुछ भी बोले, ये बात सच नहीं है। अगर यूटी में कुछ भी गलती हुआ, मैं आप लोगों के नुमाइंदा के हिसाब से ये गलती में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में। मुझे पता है, अभी मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सौर इक्वा लद्दाख में कैसे लाया मुझे पता है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख को कैसे बनाया मुझे पता है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के साथ क्या देना है क्या नहीं देना है। एज यूर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हर मीटिंग में मेरा फीडबैक जाता है, या मैं खुद प्रेजेंट होता हूँ या मेरा फीडबैक रिटर्न में जाता है या वर्बली जाता है, लेकिन हर अंदर की बात मीडिया में ऑब्वियसली नहीं आएगा। लेकिन जो भी भारत सरकार ने डिसीजन लिया लद्दाखियों के नुमाइंदाओं को पूछ के किया। अब ऑब्वियसली लद्दाख में 3 लाख के पॉपुलेशन है तो हर लोगों के दरवाजे में तो पूछने नहीं आएगा, इसीलिए लोगों ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रखा है। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सरकार पूछ रहे है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रही है, तो इसमें लोगों को कोई हादसा नहीं होना चाहिए। अब ओपोजिशन पार्टी अपने सत्ता जमाने के लिए वो कुछ भी बोले है, उससे लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन क्या बोले। सर ज़ांस्कार में रिसेंटली जब आपने विजिट किया था उस वक्त ज़ांस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने तो भी कहा कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, स्टूडेंट्स के वॉइस को जो है वो नहीं सुना, क्या कहें? ऐसा है, एक तो ये जो लोगों ने एलिगेशन लगाया मुझे पता है ये क्यों लगा रहा है, इसके पीछे कौन है, कौन उनको इग्नाइट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे पूरा पता है। मैंने इसलिए लोगों तक क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। हम पॉलिटिशियन को इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, हमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करना है, इसलिए किसी कंट्रोवर्सी में ज़बरदस्ती घुस के क्लियरिफिकेशन देने के नाम पे इसलिए मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अगर ये बात सच होता तो मैं क्लियरिफिकेशन देता। अब कोई मुझे झूठा इल्ज़ाम लगाए, अब मैं उसको दुलाते रहेंगे या लद्दाख के पब्लिक की सेवा करेंगे, एक बात ये है। दूसरी बात, आज आपने ये सवाल मीडिया में पूछा तो मैं मीडिया में एक बात क्लियरली जवाब देना चाहूँगा। ज़ांस्कार में जो भी वहाँ पे हुआ, वहाँ पे ज़ांस्कार का एसडीएम साहब भी थे, वहाँ के एसएचओ साहब थे, वहाँ के बीडीओ साहब थे, सभी ऑफिसर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। एक बात, सभी रिलीजियस नुमाइंदा वहाँ पे प्रेजेंट थे, क्योंकि वो दिन जो है बिल्कुल बंद कमरे में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे मैंने सभी एचओडीज़ का रिव्यू मीटिंग लिया था। अब मेरे एचओडीज़ के मीटिंग में जहाँ पे मैंने अपने इलेक्टेड काउंसलर्स को बैठने के लिए मैंने नहीं बोला, उस मीटिंग में विदाउट परमिशन एक ग्रुप वहाँ से घुस के आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और विदाउट परमिशन ऑफ द चेयर साइड में बैठता है, फिर मीटिंग को डिस्टर्ब करता है। फिर वो कहते हैं कि मुझे बोलने दो। मैंने बोला आपने क्या बोलना है? कहते हैं कि आई वांट टू एडवाइस ऑल दिस ऑफिसर हाउ टू रन एडमिनिस्ट्रेशन इन ज़ांस्कार। तो ऐसे में हम क्या जवाब देंगे उनको? मैंने कहा भाई आप कहाँ से कौन है? बोला कि हम स्टूडेंट एसोसिएशन का। मैंने बोला ये मीटिंग स्टूडेंट एसोसिएशन के लिए नहीं रखा है। ये जो पिछले 2 महीने पहले मैंने एक टूर किया था, उसमें हर सभी डिपार्टमेंट को मैंने एक छोटा छोटा रिक्वेस्ट किया है, वो कहाँ पहुँचाए नहीं पहुँचाए उसका रिव्यू मीटिंग है। आप स्टूडेंट एसोसिएशन है, मैं आपका भी एमपी हूँ, आपको मैं अलग से टाइम दूंगा, अलग से मिलने के लिए आ जाओ। तो बोलता है कि नहीं इधर ही बोलना है। तो ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती किसी ऑफिशियल मीटिंग में घुस के आना। फिर मैंने बोला कि इनको किसने आने दिया? वहाँ पुलिस जवाब देता है सर हमने गेट पे रोकने की कोशिश किया, ये लोग हमें धड़ा मार के दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ रहा है। तो ऐसे गुंडागर्दी करना, मैंने सोचा इसको कोई इम्पोर्टेंस क्लियरिफिकेशन देना भी नहीं चाहिए। फिर मीटिंग एडजॉइन किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था उस मीटिंग में गड़बड़ होने वाला है, तो बेहतर ये है कि मीटिंग एडजॉइन कर दो। उसके बाद मैंने स्टूडेंट एसोसिएशन को अलग से मैंने बुला के ले आया अपने मीटिंग रूम में। अब उसमें अकेला प्रेसिडेंट आता है, फिर मेरे साथ वो झगड़ा करता है, वो कहता है कि आपने मेरा इंसल्ट किया। मैंने बोला भाई आपने गलती किया है, तो बोला कि आपको पहले मेरे से माफ़ी मांगना चाहिए। मैंने बोला गलती आपने किया, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? ठीक है, आप गलती होता है, स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट लीडरशिप से आता हूँ। और मैंने कहा स्टूडेंट रिलेटेड, ज़ांस्कार के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी आपको इशू है यहाँ बैठ के बात करो। बोलता है कि नहीं पहले आप मेरे से माफ़ी मांगो, हम बात नहीं करेंगे। मैंने बोला बेटा ऐसे काम नहीं चलता है, कूल डाउन हो जाओ, इधर बैठो, जो मसला है बात करो, मैं आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दे के दूँगा। बोला कि नहीं जब आप मेरे से माफ़ी नहीं मांगेंगे आपको ज़ांस्कार से जाने नहीं देंगे, हम सभी सड़क बंद करेंगे, धरना करेंगे, ये करेंगे वो पता नहीं क्या क्या धमकी दे रहे थे। मैंने बोला अगर आपको बात करना है तो करो, नहीं तो बाहर और भी लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको टाइम देने। बोला कि नहीं। फिर मैंने बोला बाहर जाइए, बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैंने बोला गेट आउट, मैंने लफ्ज़ भी यही यूज़ किया, गेट आउट। बोलता है कि मैं बाहर जाने वाला नहीं हूँ। फिर मैंने अपने पीएसओ को बोला इस बच्चे को बाहर निकाल दो, क्योंकि और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर मैंने बाहर के लोगों को बुलाया, एक करके हमने सभी ग्रीवेंसेस सुना। अब उसमें बाहर पुलिस ने क्या एक्शन लिया वो मेरे सर पे ऑब्वियसली नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ एक प्रोटेक्टेड पर्सन के सिक्योरिटी पे खतरा हो रहा था। वहाँ पे मुझे सड़क बंद करने की धमकी दे रहा था, मारपीट करने की मुझे धमकी दे रहा था। अब उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई ऑब्वियसली करेंगे। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई किया वो पुलिस जाने, एसडीएम ने क्या कार्रवाई किया वो एसडीएम जाने, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटेक्टेड पर्सन बैठा है। फिर उसके बाद पुलिस ने जो एक्शन लिया। अब उसको पॉलिटिकल आप
वो करेंगे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जाने के बाद मैंने सभी स्टूडेंट के एग्जीक्यूटिव्स को अलग से बुलाया। मैंने बोला देखो नोमो लोग ऐसे काम नहीं होता है, आपको पहले मुझे बोलना चाहिए कि मीटिंग में बैठना है, मसला ये है, फिर हम बैठ के कौन सा विषय मीटिंग में ले जाना है, कौन सा विषय मीटिंग में नहीं ले जाना है, वो हम अलग से बैठ के बात करेंगे। अगर हम सबको लगे कि आपको मीटिंग में बैठना जरूरी है तो आपको मीटिंग में बिठाता हम। आप दरवाजा तोड़ के घुस के आएंगे है ना, पुलिस को धक्का मार के आएंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर सभी स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव ने वहां पे स्वीकार किया, एमपी साहब हमसे गलती हुआ है, सभी ने बोला। आप उसी स्टूडेंट को आप माइक लगा के पूछिए, उन्होंने बोला हमसे गलती हुआ है, हमें इस बारे में नहीं पता था, हमें प्रेसिडेंट लोब्सांग साहब का मुझे फोन आया कि आ जाओ आज एमपी साहब से मिलना है, मेमोरेंडम देना है। फिर मैंने बोला चलो ठीक है गलती हुआ है, मेमोरेंडम दे दो। वो बच्चे लोग बोलते हैं कि मेमोरेंडम हमारे हाथ में नहीं है, प्रेसिडेंट ने हमें दिया ही नहीं। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो मेमोरेंडम पूरा स्टूडेंट एसोसिएशन का था या एक आदमी का था। अब उसके बाद वो बाहर जाके वो लॉबी करता है, वो पॉलिटिशियन के मदद लेते हैं। फिर पॉलिटिशियन, मुझे ये भी पता है किस पॉलिटिशियन ने उसको फोन करके उकसाया, मैं नाम नहीं लूंगा। दे आर प्लेइंग वेरी चीप पॉलिटिक्स, नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियन ने आपके, एक पॉलिटिशियन ने आपके गुलिस्तान में, जो अभी के गुलिस्तान चैनल शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कारगिल के एक मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए स्टूडेंट को मीडिया में उकसाया। उस इंटरव्यू के बाद खुद फोन करके उस बच्चे को बोला कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप बिल्कुल नहीं हटाना, आपने उसके गर्दन पकड़ना। मुझे ये भी पता है। और वहाँ पे संस्कार में एक लमा जी है दड़ी वाला, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो घर में जाके उसको उकसाया, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो ऐसे लोग हमारे बच्चों को मिसयूज कर रहे हैं। तो मैंने आज तक इसका क्लियरिफिकेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल मुद्दा लोग कुछ प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद आप संस्कार के कल आपने प्रेस रिलीज देखा, मुझे नहीं पता था, मैंने सोशल मीडिया में देखा, संस्कार के बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गोंडपा एसोसिएशन, नंबरदार एसोसिएशन, सभी लोगों ने उस मसले का जानने की कोशिश किया। सबके जानकारी में आया कि एमपी साहब पे गलत ब्लेम लगाए, तो सभी ने क्लियरिफिकेशन किया। तो मैं हाँ, और एक चीज मैं ये कहना चाहूँगा, एसएचओ साहब को मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया, किसी पे एफआईआर नहीं करना, किसी को कस्टडी में नहीं रखना, मैंने रिक्वेस्ट किया, एसएचओ को मैंने रिक्वेस्ट किया। अब उल्टा इल्जाम लगाया कि एमपी साहब ने एफआईआर डलवाया, एमपी साहब ने कस्टडी में डलवाया। आज भी आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, किसी के नाम पे भी एफआईआर नहीं हुआ है, किसी को भी कस्टडी में नहीं लिया है। तो ये सारा जो है गलत इल्जाम लोगों पे नहीं लगना चाहिए। अगर हमसे कुछ गलती हुआ है फिर भी लोग कहते हैं कि हमने गलती किया है, तो मैं ओपनली मीडिया में कहता हूँ, कोई मुझे एफआईआर डाले, इंक्वायरी कमेटी बिठाए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फिर जो भी गलत पाया जाता है, आई एम रेडी टू फेस एनी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन गलत इल्जाम जो है नहीं लगाना चाहिए। अब इसके बाद किसी भी मीडिया को मैं क्लियरिफिकेशन भी देने वाला